नमस्कार मित्रों, मैं जयप्रकाश सिंह छपरा से। पूर्व में मैं छपरा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ 2012 जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन के साथ रहा। अभी वर्तमान में मैं सचिव के रूप में आप सभी के साथ हूं और 2012 से जो टीईटी उत्तीर्ण सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का जो हम लोगों का बिहार प्रदेश स्तरीय जो संगठन है उसमें आप सभी का सहयोग करता रहा हूं। 2018 टीईटी भी उत्तीर्ण हूं। अभी 2019 स्टेट परीक्षा का परिणाम जो 2 बार परीक्षा हुई, परीक्षा कैंसिल होने के बाद फिर उसमें भी मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों पेपर अंग्रेजी विषय में फर्स्ट एवं सेकंड दोनों पेपर क्वालिफाइंग। परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि 2012 से लेकर अभी तक जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चली उसमें अंग्रेजी विषय होने के बावजूद भी, ट्रेंड होने के बावजूद भी अभी तक बहाली संभव नहीं हुई। और पूरे बिहार के मित्र जो हैं लगभग मुझसे परिचित हैं कि हम लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया। इस लंबे संघर्ष में भी ये दौर पता नहीं कब खत्म होगा, इसकी भी कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जो 2018 में मित्र टीईटी उत्तीर्ण उन्हें बड़े उत्साह था उनमें, वो बराबर ये आरोप लगाया करते थे कि 2012 वाले सही तरीके से संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते। 2012, 14, 18 के मित्र भी साथ आ गए। संघर्ष चल ही रहा। अभी धरना प्रदर्शन का दौर वो जिला स्तर से अभी प्रदेश स्तर पर भी गर्दनी बाग से नाता जुड़ा हुआ है सभी मित्रों का। बीच में मैं थोड़ा सा संगठन में सक्रिय भूमिका नहीं दे पाया। अभी पीएचडी की भी पढ़ाई मेरी चल रही है। साथ में अपने विद्यालय का संचालन भी आप सभी को पता है कि मैं गरखा स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सारण में अपना विद्यालय संचालित कर रहा हूं। मुझे बहुत दुख है अभी जो लॉकडाउन फिर पुनः विद्यालयों का जो ये 1 सप्ताह के लिए किया गया है, 12 तक सभी विद्यालय बंद किए गए हैं। थोड़ा फ्री महसूस कर रहा था, इसलिए आज ऑनलाइन आया और आकर आप सभी से रूबरू होना चाहा, क्योंकि शिक्षा का महत्व अन्य सभी विषयों से बढ़कर है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है, कि शिक्षा का महत्व अन्य सभी विषयों से महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक देश का नागरिक, शिक्षा उन देश के नागरिकों का निर्माण करती है और देश के नागरिक देश का निर्माण करते हैं। तो विडंबना ये है कि जो देश के नागरिक देश का निर्माण करते हैं और शिक्षा उन नागरिकों का निर्माण करती है, और शिक्षा की दशा ही इतनी बुरी से बदतर है। आज के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, ऑफिसर हैं, न उनके पास कोई नीति है, न दिशा है, न नीयत है। बिना नीति नीयत के बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। आज पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछड़े में हम लोग तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आते हैं। पिछड़ेपन में सबसे हाशिया में देखा जाए तो हम लोग हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, आज मैं दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा। मेरा यह वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ टीईटी अभ्यर्थी संघ और सीटेट उत्तीर्ण मित्रों की नहीं है। सवाल ये पूरे बिहार की है, बिहार की एक एक जनता की, बिहार की एक एक उस बच्चे की है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। क्योंकि शिक्षा की जो नीति बनती है वह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी निजी एवं सरकारी, मतलब पूरे बिहार पर वो लागू होता है। और बिहार की पब्लिक, आम पब्लिक की व्यवस्था, शिक्षा जो है उन्हीं विद्यालयों से होकर गुजरती है। तो मैं आज ये चर्चा करना चाहूँगा 2003 से लेकर अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था रही, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। बहुत से नए मित्र जो हैं थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो शायद वो जान पाएंगे कि बिहार हमारा कहाँ खड़ा है। देश की आज़ादी के इतने समय बाद भी शिक्षा पर हमारी क्या स्थिति बनी हुई है। मित्रों, सबसे पहला जो कंसेप्ट आया वो आया शिक्षा मित्रों का। 2000 जब से हम लोगों ने वो संभाला, 2003 से 3 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति आई। आप थोड़ा सा उस पर गौर डालेंगे। शिक्षा मित्र में क्या था, मैट्रिक बेस पे बहाली होनी थी, मैट्रिक पे आवेदन लिया गया था।
उसमें क्या था कि पंचायत स्तर पे वो थी बहाली, पंचायत सचिव, मुखिया, उसके वर्किंग कमेटी थे, और वही नियोजन इकाई जो है उनको बहाल करनी थी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नतीजा हुआ उस बहाली में जितना मुखिया सचिव मिलकर चाहे जिसको चाहा, है ना, जैसे मेरिट लिस्ट मन किया उसको बहाल किया। तो उसमें ना तो किसी मेरिट लिस्ट का ध्यान रखा गया ना कुछ भी। और मैं बता दूं, मेरे जैसे बहुत सारे मित्र थे, उस समय 1500 की नौकरी थी, अब सभी को पता है। उस 1500 से हम लोग का कुछ बनता बिगड़ता नहीं था, क्योंकि उस समय भी हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा के 15,000 20,000 कमा लेते थे। योग्यता है तो एक डॉक्टर, टीचर और वकील ये नौकरी का मोहताज नहीं होता, वो अपना प्रैक्टिशनर होता है, जहां वो प्रैक्टिस करेगा पैसा कमा सकता है। तो स्थिति ये थी कि मुखिया ने जिसको चाहा उसको बहाली कर दी। वो क्या था, कांटेक्ट करके बहाली लाई गई थी। देखिए नीति पर हम बात करेंगे कि ये नीति थी कि 1500 पे बहाल कर दो, मैट्रिक को बहाल करो, मुखिया बहाली करेगा। बहाली भी हो गई। सभी मित्र जो ठीक है गलत सलत जिनका नियोजन हुआ काम करते रहे। करने पे अब क्या हुआ, वोट बैंक की राजनीति ने धीरे 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 न तो उनकी किसी योग्यता की जांच की गई, ना कोई मतलब उस पर कोई कंसेप्ट नहीं लाया, बस धीरे धीरे उनको जो है भर चुनाव में उनको एक क्या बोलते हैं कुत्ते की तरह उनको इस्तेमाल किया। जब चुनाव आए कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, है ना, ये व्यवस्था है हमारी। जो शिक्षित लोगों को कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं यहाँ की सरकारें करती है, स्पष्ट तो कोई नीति है नहीं। तो जब वो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि जब चुनाव आया पेमेंट कुछ बढ़ा दिया गया, बढ़ाते 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 उस समय जब थोड़ा पेमेंट बढ़ा तो जो लड़के मेरिट में नहीं थे, 2005 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जब अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आया तो बहुत से पंचायतों में यह खलबली मची कि जब मेरिट में हम सबसे ज्यादा थे, मेरा नंबर ज्यादा था, फिर मेरा बहाली क्यों नहीं। मित्रों, संघर्ष का दौर वहीं से शुरू हुआ। बहुत से शिक्षा मित्र के जो अप्लीकेंट थे जिनका नंबर ज्यादा था, वो लोग हाई कोर्ट और विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाना शुरू किए। और विभिन्न कार्यालयों में जाने के बाद जब कहीं कहीं जांच भी हुई, डीएम ने जांच भी किया, नियमित नियोजन को रद्द भी किया, लेकिन रद्द हुआ भी तो जिनका मेरिट में नाम आ रहा था, जिन जो उच्च योग्यता रखते थे, जब वो बहाली के लिए गए, जब हाई कोर्ट बहाली, अब सब विभाग ने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर से, अब मान लो छपरा की बात करें, हम अपने पंचायत की बात कर रहे हैं कि नियोजन रद्द हो गया, मेरिट लिस्ट बनी, उसमें हम लोग 1 नंबर पे हम थे मेरिट में। तो जब प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर से जब डीएम ने मांगा गाइडलाइन की इन लोग के बहाली के संदर्भ में जो है गाइडलाइन दिया जाए, तो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने क्या किया, चूंकि 2006 में चूंकि ये मामला लड़ते लड़ते 2006 आ चुकी थी, और 6 में आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षक नियोजन नियमावली सेवा सर 2006 लागू की गई। तो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर महोदय ने क्या दिया डीएम को जवाब कि चूंकि नई शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2006 संशोधित की जा चुकी है, अब शिक्षा मित्रों का पद अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इनकी बहाली नहीं की जा सकती। तो फैक्ट था, डीएम को जवाब मिल गया कि बहाली नहीं की जा सकती। डीएम ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी हम लोग गए। हाई कोर्ट में मामला ये रहा कि हाई कोर्ट में हमारा वकील चिल्लाते रह गया कि अगर हम आवेदन जब दिए थे, अधिसूचना संख्या वही थी, और जब हमारा एप्लीकेंट आवेदन दिया था तो आप उसी पद को शिक्षा मित्र को ही अपने पंचायत शिक्षक बनाया, तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे एप्लीकेंट का दावा बनता है तो वो बहाल भी होगा तो पंचायत शिक्षक के पद पर होगा, क्योंकि वो पद उसी को चेंज किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना। सोचिए, ज्यूरिडिक्शन आप कहते हैं न्यायाधीश, मैं हाई कोर्ट पर भी प्रश्न उठाता हूं, कैसी है हाई कोर्ट की व्यवस्था कि अगर ऐसी थी कि अगर पद वही थी, अधिसूचना वही थी, तो चाहे जब नियोजन रद्द हो, जब कोई गड़बड़ी हो वहां से हटे, तो जो लड़का उस मेरिट में है, उस मेरिट लिस्ट में है, उसकी बहाली होनी चाहिए। खैर, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, पूरे बिहार की कहानी थी। आपने सुना होगा कोई भी ऐसा मतलब शायद बिहार में ऐसा कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जहां की गलत नियोजन रद्द हुई और वहां जो योग्य कैंडिडेट थे उनकी बहाली हुई। खैर, ये तो जहां जो एक्टिव कैंडिडेट थे, हमारे जैसे लोग थे, लड़ने वाले लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग, वहां लड़े और मुखिया सचिव पर
कहीं कहीं कार्रवाई भी हुई, अनियमित नियोजन तो रद्द हुआ, लेकिन उन मित्रों की बहाली नहीं हुई। कुछ जगह मुखिया सचिव जेल भी गए। ये दौर खत्म नहीं हुआ, टीईटी आया, हम लोगों ने बड़ी शौक से टीईटी दिया। टीईटी पास करने के बाद फिर वही संघर्ष का दौर। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, सरकार बहाली के नाम पे कोरम पूरा करती है। आज सच्चाई ये है कि जितने लोग 2012 में टीईटी पास किए थे, जितना 2010 में जो रिक्ति बनाई गई थी, टीईटी पास कम थे, रिक्ति ज्यादा थी। सभी मित्रों को पूरी उम्मीद थी कि जितने लोग क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जाली वाले बोर्ड पर और ओरिजिनल वाले रोड पर, जितने अभी आप जान रहे हैं 3.5 लाख शिक्षकों में लगभग 1 लाख प्लस टीचर का फोल्डर ही नहीं मिला है। मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो सभी जाली लोग हैं जो अपना फोल्डर अभी तक नहीं दिए। और ये विभाग है, शिक्षा विभाग, ये सरकार, मुंह से तो गाली निकलता है ऐसी सरकार के लिए जिन्होंने कभी इसका सही तरीके से जांच करने की कोशिश नहीं की। ये निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है आपको, जिसको आप लोग सुशासन बाबू कहते हैं। सुशासन का इसमें एक लक्षण नहीं है। अगर सुशासन होता तो ये बहुत पहले ये बीमारी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन थोड़ी सी हाई कोर्ट की कृपा रही कि विजिलेंस का जांच को उसने आदेश दिया सरकार को, और विजिलेंस की जांच चल रही है। वो भी जांच कैसे चल रही है सभी मित्रों को पता है। पूरे आम जनता को ये चीज जानने की जरूरत है कि बिहार की शिक्षा की दशा दिशा क्या है। मित्रों, मैंने वृषण पटेल से अभी तक के जितने शिक्षा मंत्री रहे, अभी विजय कुमार चौधरी से तो रूबरू नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन वृषण पटेल के बाद जो आपके थे, ये क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता शाही जी से हम लोग रूबरू हुए। जब 2012 के बाद जब बहालियां 2-3 चरण में चली, और उसमें वही चीज हुआ, स्कैनिंग करके बहुत सारे ने जाली नंबर लाया, जाली वाली बहाली हुई, ओरिजिनल वाले आज भी रोड पर हैं। 2012 से संघर्ष उनका जारी है। बहुत से मित्रों का उसमें एज खत्म हुआ। फिर उसी बहाली प्रक्रिया को बार बार 2-3 बार किया गया। फिर उसमें की शेष बची रिक्ति की अधिसूचना आई 2014 में। 14 दिसंबर में प्रक्रिया शुरू हुई, और उस प्रक्रिया में आवेदन तो हुआ, लेकिन फिर मार्च में चुनाव की अधिसूचना हो गई थी। मेरिट लिस्ट बन चुका था। जो आप पुनरावृत्ति आज 2019 में जो बहाली निकली और 20 में चुनाव हुआ, ठीक इसी तरह का सरकार ने योजना उस समय भी बनाई थी। तो हुआ क्या कि जब चुनाव हो गई, फिर मेरिट लिस्ट बने रह गया, बहाली प्रक्रिया को ऐसे ही पूर्ण मान लिया गया। ये बिहार है, ये सुशासन की सरकार में हुआ कि अधिसूचना निकली, मेरिट लिस्ट भी बना, बहाली नहीं हुई। लेकिन ये नालायक जब पोस्ट पे चला गया, तो ये आदमी क्या करता है कि उस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश निकालता है कि बहाली प्रक्रिया को पूर्ण मान ली। बताइए, अगर चुनाव हो कहीं का, किसी नेता का चुनाव हो जाए, चुनाव करके काउंटिंग कर दिया जाए और रिजल्ट निकालने के पहले ऐसे ही बोल दिया जाए कि बहाली चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, कैसा लगेगा इन लोगों को? लेकिन ये बिहार में होता है कि बहाली हुई नहीं, लेकिन बहाली प्रक्रिया को पूर्ण मान ली गई। मित्रों, जो नए मित्र हैं, थोड़ा इस दर्द को जानिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सारे चीज साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं। जो मित्र 2012 से हैं वो इस चीज को समझते हैं कि कैसे 2012 में 2014 में जो अधिसूचना आई थी, उसमें देखिए एक ही अधिसूचना में उर्दू और बांग्ला की जो बहाली हुई, उसका कैंप लगा के नियोजन पत्र दिया गया। बाकी मित्र जो अंग्रेजी से, हिंदी से, सामाजिक विज्ञान से, संस्कृत से, विज्ञान से, गणित से, इन सभी ने जो टीईटी उत्तीर्ण किया था, क्या नीतीश कुमार के दुश्मन थे? इस सरकार से मेरा सवाल है कि एक ही संविधान में समानता का अधिकार कहां गया? हमारा राइट इट वेयर इज और राइट ऑफ इक्वलिटी, हमारी समता का आखिर अधिकार कहां गया? कोई ऐसी पार्टी नहीं है। उस समय हम लोग तेजस्वी जी से भी मिले थे, आपके बीजेपी के भी एक मतलब जो उच्च नेता हैं उन सबसे मिले थे। प्रेम कुमार जी अपने पैड पर लिख के दिए शिक्षा मंत्री को। तब तक शाही जी के बाद फिर दौर आ गया आपका अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी जी से भी हम लोग कई बार सदाकत आश्रम में मुलाकात हुई, बात हुई, धरना प्रदर्शन, घेराव,
बिहार में शराबबंदी आ गई। उस 14 को बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मतलब हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर सरकार का ये दावा कि शराबबंदी से वित्तीय कंडीशन खराब हो गई है, सरकार के पास पैसा नहीं है कि सरकार बहाली करेगी। मित्रों, ये दौर 14 से फिर आगे ऐसे ही चलता रहा। बहुत सारे उस पर केसेस हुए अलग अलग जिले से भी, लेकिन कहाँ किसी कोर्ट ने, यही माननीय उच्च न्यायालय पटना जिसको हम लोग माननीय करते हैं ना, ये माननीय उच्च न्यायालय का भी ये दशा स्थिति है कि किसी भी केस में किसी भी कैंडिडेट को कोई पॉजिटिव आदेश नहीं मिला कि एक ही अधिसूचना थी तो उसमें उर्दू बांग्ला के बहाली कैंप लगाकर अब बाकी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण मान ली गई। ऐसा क्यों हुआ, हम पूछते हैं। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं पीएचडी कर रहा हूं, 2 बार 3 बार हाई कोर्ट में गया। पहला शिक्षा मित्रों वाला मैटर में आपने समझ लिया कि हाँ कैसे नई अधिसूचना ला दी गई, नई नियमावली ला दी गई तो शिक्षा मित्र के पद का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन उसी पोस्ट पर जो लड़का मेरिट में था बहाली नहीं हुई। और फिर सेकेंड बार में भी हम यही देखने को मिला कि जब उर्दू बांग्ला का जब सारी अधिसूचना एक साथ हुई थी, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 1 था, तो उर्दू बांग्ला का कैंप लगाकर बहाली किया जाना, बाकी सब्जेक्ट के बाकी सारे अभ्यर्थियों को ऐसे ही चिट्ठी निकाल देना कि बहाली प्रक्रिया पूर्ण मान ली गई, ये कैसा न्याय है। ये तो लगता ही नहीं कि कहीं लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं कोर्ट और कचहरी, कोर्ट का काम क्या है मुझे तो समझ नहीं आया आज तक अभी तक। तो मित्रों ये दौर रहा, चलिए ठीक है, उसको भी हमने संतोष किया। संघर्ष पढ़ाई साथ चलता रहा, मैंने कभी संघर्ष से भागा नहीं, लगा रहा। इसी बीच मैंने एमएड भी कर लिया। मित्रों तब तक टीईटी 18 आई, 18 में भी फिर परीक्षा देना, फिर रिजल्ट उसका भी आना, कोई उत्साह नहीं होती है। परीक्षा दो, रिजल्ट भी आता है, कोई खुशी नहीं होती है। जो मित्र बड़ी पहली बार शायद स्टेट उत्तीर्ण किए होंगे, जो नवयुवक होंगे हम लोगों से, अभी ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, अभी रिजल्ट ला दिए स्टेट में, बड़ी खुश होंगे वो। लेकिन अब खुशी में अगराने की जरूरत नहीं है। अपने घर के लोगों को ये बद खुशी से आप ये कीजिएगा कि अब पिताजी मेरी नौकरी होने वाली है, क्योंकि मेरी पिताजी भी बार बार अखबार पढ़ते हैं, रोज यही पूछते हैं कि अब की तो बहाली हो जानी चाहिए, अब की तो इतना सीट है, हाई स्कूल में तो सरकार बहाली करने जा रही है, 10+2 में तो बहाली करने जा रही है, अखबार में तो हम आज पढ़े थे। तो ये रोज रोज अखबार में आप पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि उस समय से सोच लीजिए कि सबसे पहले बृषण पटेल के बाद पीके शाही के बाद अशोक चौधरी के बाद फिर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, कृष्णनंदन प्रसाद, इसमें से सबकी नाम मैं बता रहा हूं जिसके सामने फेस टू फेस बैठ के हम लोगों ने क्या किया है, फेस टू फेस मैंने उससे मुलाकात की है, बात किया है आमने सामने बैठ के। सब आश्वासन देते हैं, ये सब फेंकू हैं, फेंकने के सिवाय कोई मंत्री किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ फेंकते हैं, आपको बरगलाते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि बहाली नहीं होगी। ये हमेशा कहते हैं कि बहाली होगी, आप रुकिए, सब्र करिए। सब्र करते करते कितने मित्रों का एज खत्म हुआ है, जब वो फोन करते हैं ना, उनका दुख सुन के मुझे रोना आ जाता है। अभी वही सेम प्रक्रिया, फिर वही 2019 में, 20 में चुनाव था, 19 में ड्रामा शुरू हुआ, फिर बहाली आई, वैकेंसी आया, आवेदन हुए, आपने अप्लाई किया, क्या चल रहा अभी, कोर्ट कचहरी, ये केस वो केस, इनकी मनसा तो बहाली का है नहीं, जितना लंबा खींचिएगा उतना तो केस होगा ही होगा। अब ये स्टेट का आया, जब आप ऑनलाइन आवेदन लिए, ऑनलाइन एग्जाम लिए, ऑनलाइन रिजल्ट दिए, तो ये तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। अब इसमें इस बहाली में तो करना कुछ नहीं था। ठीक है, जिन सब्जेक्ट का फंसा है, अगर आपकी नियति ठीक है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हो, 106 विद्यार्थी का परीक्षा लेने में ऑनलाइन में, एक क्लिक में 1 मिनट में रिजल्ट निकाला जा सकता है 106 कैंडिडेट का। अगर 106 कैंडिडेट का मेरे स्कूल में अगर बात करें ना, हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो 106 बच्चे का कॉपी 1 दिन में देख के मैन्युअली रिजल्ट निकाला जा सकता है। लेकिन नालायकों की नियत नहीं है कि ये परीक्षा जैसे कंडक्ट किए, बताइए 106 विद्यार्थी के एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए टाइम कितना लिया, 1 महीने का। अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सप्ताह में परीक्षा होती है, और मई में जाकर रिजल्ट निकालेंगे। ये नालायक कर क्या रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो को आपको जहां भेजना है ना, जिसके पास भेजना है, ठीक है, इस सब निकम्मों के पास भेज दीजिए। हमको अरेस्ट कराना होगा, जेल में डालना होगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बस इस बात का दुख है कि बिहार बर्बादी के कगार पे जा रहा है।
जिनको हम आप वोट दे के चुन के भेजते हैं ना, ये जाके वहां कुछ काम करेंगे, इनको लड़ने के सिवा, अपने कुर्सी के सिवा बाकी बिहार की न चिंता है ना बिहार की जनता की चिंता है। अभी जब कुछ विषय 106 बच्चे थे, अगर उनका चाहता है ये रिजल्ट देकर, और जब ऑनलाइन सेलेक्टेड लिस्ट इनके पास है, आप बताइए 2006 और 7वें चरण की बात कर रहे हैं, 6000 जो छठा चरण की बहाली है, तो छठे चरण को तो ये लंबा समय के फंसा के रखे हैं। हम पूछ रहे हैं जो 37,000 की जो बहाली है निकाले, 25,000 हाई स्कूल में, 12,000 समथिंग जो 10+2 में है, इनका छठी चरण से क्या लेना देना? आपने तो बिल्कुल अलग इसका निकाला है कि हाँ जी 37,000 हम शिक्षकों की बहाली करेंगे हाई स्कूल में 10+2 में, तो 25,000 अलग से हाई स्कूल में है, 12,000 सारा 12,000 जो भी है आप 10+2 में है। तो जब ये दोनों का सीट तय है, पेच आपका पीछे वाला में फंसा है, तो कम से कम हाई स्कूल में 10+2 में टीचर हो जाने चाहिए थी। जब लिस्ट भी आपके पास रिक्ति भी सब्जेक्ट वाइज मौजूद है कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना करना है, और रिजल्ट भी आपका सीट से काफी कम है, तो 106 बच्चों का रिजल्ट जो है 1 हफ्ता के अंदर, वो 2 दिन में चाहे तो विभाग ले सकता है, और नियत और नियति ये सब का हो ना, तब बहाली 15 दिन में हो सकता है। सिर्फ आप चॉइस उसको लेना था, कौन स्कूल में आप जाना चाहते हैं, 5 गो 7 गो 10 गो स्कूल ले लो। तुमको ज्यादा कुछ करने की, फिर दोबारा आवेदन लेके तो क्या ड्रामा, हाईटेक ड्रामा होगा भाई। फिर वैकेंसी निकालेंगे, या फिर क्या बोलते हैं रोस्टर बनाएंगे, फिर आपको चक्कर लगवाएंगे, और चक्कर लगाते लगाते फिर ये 5 साल बिताएंगे। इसलिए नालायकों पर भरोसा मत करिए, वो आपका कोई मंत्री हो या अभी का जो विभागीय जो भी पदाधिकारी है, जिसको आप आईएएस कहते हैं ना, वो किसी काम का नहीं है आईएएस। ठीक है, हम लोग भी एक संस्था चलाते हैं, लेकिन आज यही वजह है कि सब सरकारी स्कूल के छोड़ के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, क्योंकि इनका तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी नियति ठीक नहीं है। आज भी लॉकडाउन मार्केट में जाकर